की नॉलेज की बेस पे आगे बढ़ने वाला है और आप लोग सारे अच्छे बच्चे हो। लास्ट क्लास की पढ़ाई आपको याद होगा, है ना। चलो देखते हैं लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े थे, ठीक है ना। लॉज ऑफ फ्लोटेशन। ये हम देखे थे फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी द वेट इज बैलेंस्ड बाय बॉन्ड फोर्स। कोई भी बॉडी अगर फ्लोट कर रहा है उसका वेट मस्ट बी इक्वल टू बॉन्ड फोर्स। हाँ ठीक। If Vi is volume of the floating solid in liquid, V is total volume of solid, rho s is density of solid and rho l is density of liquid, then we have derived this relation rho s by rho l is equal to Vi by V। हाँ ये बात भी समझ में आया। और हमें ये मालूम था कि अगर rho s rho l से कम है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड कम है लिक्विड से, तो इट विल फ्लोट बीइंग पार्शियली इमर्स्ड। इट विल फ्लोट बीइंग पार्शियली इमर्स्ड। इफ rho s is equal to rho l, the solid floats being completely immersed, and if rho s is greater than rho l, the body sinks। इतना सारा चीज हम लोग जानते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए आगे की चीज एक एक करके डिस्कशन करेंगे। टू बॉडीज ऑफ सेम वॉल्यूम आर फ्लोटिंग इन लिक्विड एज शोन। दो बॉडी है, ये एक है। देखो इसका डेंसिटी रो 1 है, इसका रो 2 है। किसी लिक्विड में फ्लोट करें, इसका डेंसिटी रो 3 है। फिगर को देखो और बताओ रो 1 रो 2 रो 3 को असेंडिंग ऑर्डर में सजा के लिखना है। वी हैव टू अरेंज रो 1 रो 2 एंड रो 3 इन असेंडिंग ऑर्डर। हाँ सर ये बात कुछ है करने के लिए, है ना। तो मैं थोड़ा यहाँ पे जगह बनाऊंगा ताकि इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे। मैं इसको भगाता हूँ यहाँ से, आप लोग तब तक सोचते रहो, यू कैन थिंक। हाँ ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको बाद में करें। पहला क्वेश्चन तो हो गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, उसको बाद में करेंगे, ठीक है। तुम जाओ अब इस क्वेश्चन को देखिए, फिगर को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि रो 1 रो 2 रो 3 आर द डेंसिटीज ऑफ द थ्री थिंग्स व्हिच आर फ्लोटिंग लाइक दिस। टू बॉडीज आर फ्लोटिंग एंड दिस इज द लिक्विड। आपको रो 1 रो 2 रो 3 को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। पहले बताओ ये जो सॉलिड है दोनों डेंसिटी रो 1 रो 2, ये रो 1 रो 2 पार्शियली इमर्स्ड है। दोनों ब्लॉक आर पार्शियली इमर्स्ड व्हाइल फ्लोटिंग। क्या मतलब है, सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड का डेंसिटी से ज्यादा है कि बराबर है कि इक्वल है? लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा है। लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा है। तो क्या लिखेंगे कंक्लूजन? हम लोग कंक्लूजन कैसे निकाल रहे हैं? कंक्लूजन कैसे निकाल रहे हैं लिखेंगे एज बोथ सॉलिड्स फ्लोट। तो आप क्या कहोगे, रो 3 मस्ट बी ग्रेटर देन रो 1 एंड रो 2। अच्छा और क्या ऑब्जर्व किए हम लोग? अब देखो रो 1 फ्लोट कर रहा है, रो 1 के लिए Vi ज्यादा है, रो 2 के लिए Vi कम है। Vi क्या था? Vi is the volume of solid inside the liquid। एक केस में Vi ज्यादा दिख रहा है। क्या लग रहा है इन दोनों में से वजन किसका ज्यादा है? दोनों बॉडी का सेम वॉल्यूम है, रो 1 का वजन ज्यादा है इसलिए दब गया नीचे। यस, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम बराबर है। दोनों का वॉल्यूम बराबर है, दिया है क्वेश्चन में सेम वॉल्यूम। अब इसका वेट इसकी बॉन्ड फोर्स के साथ बराबर है, इसका वेट इसकी बॉन्ड फोर्स के साथ बराबर है। दोनों के केस में बॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट। तो हम क्या कहेंगे, B1 इज इक्वल टू W1, B2 इज इक्वल टू W2। इसमें कोई दो राय नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। बट B1 is more than B2, B1 is more than B2। Why? How could you know sir? B1 B2 से ज्यादा है, जैसे कैसे पता चला? अरे इसका ज्यादा वॉल्यूम इनसाइड है। रो VG होता है बॉन्ड फोर्स, ज्यादा वॉल्यूम अंदर दिख रहा है। तो हम क्या कहेंगे, थोड़ा इसको और भी डिटेल्स में लिखेंगे।
क्या मालूम कभी आपको काम में लग जाएगा। हाँ तो क्या लिखेंगे, एज vi in the first case is more than vi in the second case, therefore आप क्या कहोगे, therefore आप कहोगे v1 is greater than v2। क्या इंप्लाई करता है, W1 is equal to B1, W2 is equal to B2, B1 is greater than B2 means W1 is greater than W2। इसका मतलब ρ1 is greater than ρ2, है ना, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम बराबर है ना, दोनों का वॉल्यूम बराबर है। तो W1 is greater than W2 मतलब M1 is greater than M2। M1 अगर बड़ा हो गया तो ρ1 is greater than ρ2, दोनों का वॉल्यूम बराबर है। इतनी चीजें समझ में आ गया। तो हमें क्या दिखा, ρ3 is greater than ρ1 ρ2, ρ1 is greater than ρ2। अगर असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, सो हम क्या कहेंगे, ρ2 सबसे छोटा, उससे थोड़ा बड़ा ρ1, सबसे बड़ा ρ3। क्या सबको समझ में आया? इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। Two blocks of same mass but different density, ρ1, ρ2, were slowly released in water. The first one sinks faster. What is more, ρ1 or ρ2? दो ब्लॉक को पानी में छोड़ दिया गया, दोनों का सेम मास, मास दोनों का बराबर है। जैसे हम दोनों को छोड़ दिए पानी में, दोनों का मास बराबर है, तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, क्योंकि दोनों का डेंसिटी अलग अलग है। मास बराबर है लेकिन डेंसिटी डिफरेंट है, तो वॉल्यूम भी डिफरेंट होगा नहीं। तो फिर जैसे इसको छोड़ दिए, ये सिंक कर गया नीचे और ये भी सिंक कर गया नीचे। लेकिन एक तो जो पहला वाला था, the first one sinks faster, second one धीरे धीरे अंदर जा रहा है। ध्यान से देखो, ये भी डूब गया, ये भी डूब गया, ये फटाक से डूब गया, ये धीरे धीरे डूबा। अब डूबते वक्त हो क्या रहा है, पूछा है ρ1 ज्यादा है कि ρ2 ज्यादा है। डूबते वक्त हो क्या रहा है, कोई डूबता हुआ सॉलिड के लिए ऊपर की तरफ बुआइंट फोर्स है, नीचे की तरफ वेट है कि नहीं, ऊपर की तरफ बुआइंट फोर्स है, नीचे की तरफ वेट है, और जो नेट फोर्स है बॉडी के ऊपर वेट, क्योंकि बुआइंट फोर्स से ज्यादा है तो कितना नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना हो रहा है, WB से ज्यादा है, इसीलिए तो डूब रहा है। इट इज W माइनस B। एक्सीलरेशन क्या होता है, W माइनस B बाई M, है नहीं। अब क्या दिया है, दोनों बॉडी का मास बराबर है, बोथ हैव सेम मास, लेकिन ये जल्दी भाग गया, ये धीरे धीरे भागा। सेम मास मतलब दोनों का W बराबर है, दैट मींस B दोनों का डिफरेंट है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, थोड़ा ध्यान लगा के देखो, ध्यान लगा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बॉडी धीरे धीरे सिंक कर रहा है। एज फर्स्ट वन सिंक्स फास्टर, इसका मतलब क्या बताओगे, दोनों का W बराबर है, क्योंकि दोनों सेम मास के हैं, दिया हुआ है दोनों सेम मास के हैं, तो दोनों का W बराबर है, दोनों का M बराबर है। किसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, जिसका B कम होगा। एज फर्स्ट वन सिंक्स फास्टर, आप कहोगे V1 मस्ट बी लेस देन V2। क्या यहां तक की चीजें समझ में आ रहा है? जिसका, हाँ फिर से बता रहा हूं, दिया है कि दोनों का मास बराबर था, दोनों का मास बराबर था, दोनों को छोड़ दिए, क्लुक क्लुक, दोनों डूब गए अंदर, दोनों डूब गए अंदर। लेकिन ये पहला वाला जल्दी जल्दी डूबा, स्विंग करके चला गया, दूसरा वाला टुड़ुक 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 हिलते 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 धीरे धीरे अंदर गया। अब आप कहोगे, एक अगर पहला वाला जल्दी डूब गया, ये धीरे धीरे डूबा, तो किसका डेंसिटी ज्यादा? पहले हम डूबने वाले फेनोमेनन को देखते हैं। जब ये डूब गया है कौन, ब्लॉक,
जब ये ब्लॉक किसी एक लिक्विड के अंदर डूब गया है, अब उसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं, एक वेट आ रहा है, बुआंट फोर्स आ रहा है। डूब क्यों रहा है? क्योंकि W इज मोर देन B, खींच के इसको नीचे ले रहा है। अच्छा, ये इसको खींच के नीचे ले रहा है। अच्छा, तो क्या है फोर्स? जिस फोर्स में खींच के नीचे ले रहा है W माइनस B, तो क्या होगा इसका एक्सीलरेशन? W माइनस B बाई इसका मास, है ना। कुछ लोग तो नाश्ता जोर खा के इतने बड़े यान ले रहे हैं कि उनका इंटेस्टाइन तक दिख रहा है। ठीक है, मुंह खोल कितना बड़ा यान लेते हैं, इंटेस्टाइन तक दिखता है। ठीक, हाँ, थोड़ा ड्राउजी फील होगा तो समझ में कहाँ आएगा। यस, अब देखिए एक्सीलरेशन कितना में जाएगा? कोई भी ब्लॉक विथ व्हाट एक्सीलरेशन इट सिंक्स, ए सिंकिंग ब्लॉक is sinking with certain acceleration. What is that acceleration? W minus B by M. यहाँ तक की चीजें समझ में आया। अब A जल्दी जल्दी सिंक कर गया, मतलब क्या ज्यादा है? A1 ज्यादा है कि A2 ज्यादा है? एक्सीलरेशन ऑफ फर्स्ट वन इज मोर और A1 ज्यादा है, A1 ज्यादा है। लेकिन दोनों ब्लॉक का सेम मास है तो M बराबर है, दोनों ब्लॉक का M बराबर है तो W बराबर है, तो मतलब दोनों का B अलग अलग है। एक्सीलरेशन ज्यादा कब होगा? जब B ज्यादा होगा कि B कम होगा? B कम होगा। B कम होगा, तो मतलब एक फास्ट ब्लॉक का, इसका मतलब फास्ट ब्लॉक का B कम है, फास्ट ब्लॉक का B कम है। और B क्या होता है? रो VG। रो मतलब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, रो मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो फास्ट ब्लॉक का बुआंट फोर्स अगर कम है तो पक्का उसका वॉल्यूम कम है। क्या इंप्लाई कर रहा है? ये इंप्लाई कर रहा है कि फास्ट ब्लॉक का वॉल्यूम कम है। दोनों का मास बराबर है, दोनों का मास बराबर है, तो आप क्या कहोगे? फास्ट ब्लॉक का वॉल्यूम कम है, मतलब डेंसिटी किसका ज्यादा है? यू नो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, है ना। V1 मास दोनों का बराबर है, V1 इज लेस, मतलब ρ1 ज्यादा है कि ρ2 ज्यादा है? ये सब हुआ क्या? दिमाग लगा के करने वाली चीज। लेकिन थोड़ा सा सोचो तो, क्या हर जगह हम कैलकुलेशन करके करेंगे? सोचो कि 5 kg का आयरन ब्लॉक, 5 kg का वुडन ब्लॉक, दोनों को पानी में डाल देंगे, बोथ ऑफ सेम मास, कौन टुबुक करके जल्दी चले जाएगा अंदर? आयरन ब्लॉक की वुडन ब्लॉक? यू गॉट योर आंसर, यू गॉट योर आंसर। यहीं से खत्म हो गया। अगर आपको हायर लेवल पे पहुंचना है ना, हर चीज को ऐसे कैलकुलेट करके मत करना, दिमाग लगा के सोचना। नो लॉजिक रिक्वायर्ड, यू आर हैविंग ए ह्यूमन ब्रेन भाई, सो मच फर्टिलाइज्ड एंड इवॉल्व्ड ब्रेन, वो सब कुछ समझ सकता है बिना लॉजिक का, बिना लॉजिक का उसको सब कुछ समझ में आता है। एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड न्यूरल टेक्नोलॉजी नाउअडेज वी आर अडॉप्टिंग। ANN थ्योरी, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क थ्योरी, जिसके ऊपर मैं भी अपना PhD वर्क किया हूं। दिमाग को कोई नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। अगर हमको पूछा गया यहां से कोई एक पत्थर को फेंकेंगे, बताओ कितना वेलोसिटी में फेंकेंगे, कितना एंगल में फेंकेंगे, आके यहाँ पे गिरेगा, कितने दूर पे, इतने दूर पे गिरेगा, इतना ऊपर तक जाएगा, ये सब अगर डाटा हमें दिया गया है कि 5 मीटर ऊपर तक जाएगा, 25 मीटर दूर में गिरेगा, बताओ U कितना होना चाहिए, थीटा कितना होना चाहिए। 11th क्लास में ये चैप्टर है प्रोजेक्टाइल मोशन, बच्चों का धुआं निकल जाता है निकालने में। लेकिन सोचो तो, जो 11th क्लास नहीं भी पढ़ा है वो अगर एक चीज फेंकता है अपने दोस्त के हाथ पे, सीधे हाथ पे गिरता है, वो कैच कर लेता है। सो ब्रेन को ये सब नॉलेज की जरूरत नहीं, इट इज ऑलरेडी ट्रेन्ड। हाँ, ये एडिशनल सपोर्ट है, ये एडिशनल सपोर्ट है। आपको कैसा सोचना चाहिए इस जगह पे? हर जगह हमारे तरीके से मत सोचिए। यू आर हैविंग ए फर्टिलाइज्ड ब्रेन, यू यूज योर ब्रेन इन योर ओन वे। और सोचो कि अगर 5 kg का आयरन ब्लॉक, 5 kg का वुडन ब्लॉक स्विमिंग पूल में डाल दिए, कौन पहले चले जाएगा? आयरन ब्लॉक की वुडन ब्लॉक? आयरन ब्लॉक चले जाएगा। मतलब जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है, मतलब जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है जल्दी जल्दी डूब जाता है। तो ये जल्दी डूब गया, ρ1 इज मोर देन ρ2, खत्म। व्हाई सो मेनी कैलकुलेशंस? Are you getting my point? Yes, sir. ऐसे सोचने की कोशिश करो। अगर आगे चल के साइंटिस्ट बनना है तो ऐसे सोचो, ये दकियानुसी तरीके से मत सोचो। हम तो करवाएंगे और क्या कर सकते हैं। तो आपको स्मार्टली ऐसे सोचना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहां पे कोई एक आइस ब्लॉक फ्लोट
कर रहा था, ये है कोई ब्लॉक, ये ब्लॉक फ्लोट कर रहा था। हम चाहते हैं कि ब्लॉक अंदर डूब के फ्लोट करे, तो हमारे पास दो तरीके हैं। या तो मैं क्या करूं, यहाँ पे जस्ट मिनट, आई वांट टू मेक लिटिल करेक्शन, ठीक है। या तो मैं जस्ट मिनट, या तो मैं यहाँ पे इसको नीचे डुबा के फ्लोट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यस। इसको, ये ब्लॉक ऐसे फ्लोट कर रहा था, इसको डुबा के फ्लोट करने के लिए हमारे पास दो तरकीब है। या तो मैं उसके ऊपर एक आयरन ब्लॉक रख दूंगा तो दबा देगा इसको, या फिर मेरे पास दूसरा तरकीब भी है। क्या दूसरा तरकीब है, इस ब्लॉक को इस लिक्विड में ऐसे डुबा के फ्लोट करने के लिए दूसरा तरकीब ये है कि उसके नीचे आप एक आयरन ब्लॉक फिट कर दो, ये भी इसको खींच के ले जाएगा। आर यू गेटिंग द केस? इसके ऊपर रखो तब भी ऐसे फ्लोट करेगा, नीचे से फिट कर दो तब भी खींच के फ्लोट करेगा। चलो मानते हैं कि पहला केस में M1 मास का आयरन ब्लॉक रखे और दूसरे केस में M2 मास की आयरन ब्लॉक रखे, सो दैट ये बड़ा वाला ब्लॉक को हम इस पोजीशन में ले पाए। बताना ये है M1 ज्यादा कि M2 ज्यादा है। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? यस सर। यस। अब आप लोग सोचो, मैं क्वेश्चन आपको बता चुका हूं, आप सोचो, सपोज ये ब्लॉक ए, क्वेश्चन में क्या दिया है, ब्लॉक ए वाज, अपना आंसर बना के रखो, हम डिस्कशन करेंगे। ब्लॉक ए वाज टेकन टू पोजीशन बी, पोजीशन बी, ये भी है, ये भी है। Either by keeping an iron block M1 on it, or fitting an iron block of mass M2 below it. What is more, M1 और M2? आपको बताना पड़ेगा सोच के। क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखो, समझो, ठीक है। कोई ब्लॉक ए को पोजीशन बी में लिया गया बाय कीपिंग ए ब्लॉक M1 ऑन इट और फिटिंग ए ब्लॉक M2 बिलो इट। दोनों केस में ब्लॉक को खींच के इस लेवल तक हम ले आए, देखो टिल द लेवल ऑफ वाटर हम उसको ले आए। हमारा क्वेश्चन ये है कि M1 ज्यादा कि M2 ज्यादा, बताओ भैया क्या होगा। सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या आप में से कोई कुछ आंसर देना चाहेंगे? दोनों इक्वल होगा। पहला आंसर आया M1 is equal to M2. Any other answer? M2 greater than M1. M2 greater than M1. वाओ, कितना मजा आ रहा है कि आप लोग सारा कर लेते हो। सोच बहुत बढ़िया है। सोचो, कोई बॉडी फ्लोट कर रहा है, ये बॉडी फ्लोट कर रहा है, ये बॉडी फ्लोट कर रहा है। दोनों ही केस में the weight must be equal to one force, है? weight must be equal to one force. सपोज हम कहेंगे ये जो बॉडी है इसका वॉल्यूम है V1, ये छोटा सा बॉडी है, इसका वॉल्यूम है V0, इसका वॉल्यूम है V1, ये छोटे वाले जो मास लगा है इसका वॉल्यूम है V2। हम क्या कहेंगे, इन ईच केस W is equal to B। हाँ सर, ये ठीक है, ये समझ में आया। ये हुआ केस 1, ये हुआ केस 2। केस 1 वेट कितना है भाई, पूरा का पूरा वेट M1G, और इसका मास कितना मालूम नहीं, चलो इसका मास को हम कैपिटल M मानते हैं। वी कॉल दिस मास इज कैपिटल M, ठीक है। तो ठीक है, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं ना,
क्या फर्क पड़ता है, हम बड़े वाले ब्लॉक का मास को कैपिटल M मान लेते हैं, कैपिटल M, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, केस 1 में इसका मास कैपिटल M, इसका मास M1, तो mg प्लस M1g इज इक्वल टू बुआंट फोर्स। बुआंट फोर्स मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है मालूम नहीं है, इट इज रो L, क्या वॉल्यूम है V0 इंटू G। हाँ सर समझ में आया। केस 2, अगर हम केस 2 को जाएंगे तो देखेंगे क्या मास है, इसका मास है कैपिटल M और इसका M2, सो mg प्लस M2g इज इक्वल टू रो L V0g इंटू ये वॉल्यूम भी तो है, दिस वॉल्यूम इज आल्सो इनसाइड। ये वॉल्यूम V1 बाहर था लेकिन ये वॉल्यूम तो अंदर है, तो इट इज रो V0g, और इसको हम ऐसे लिखेंगे रो V0 प्लस V2 इंटू G, है ना। अब देखो तो दोनों को अगर आप प्यार से थोड़ा देखोगे, ये दोनों मुस्कुरा के बोलेंगे, क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये क्वांटिटी बड़ा है? क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि हाँ ये क्वांटिटी बड़ा है, मतलब ये क्वांटिटी बड़ा है, ये क्वांटिटी बड़ा है, ये mg प्लस m2g बड़ा है, mg प्लस m1g सिंगाड़ा है। समझ में आ रहा है क्या? तो हम कहेंगे Yes, sir. 10 10 10 Yes, sir. 10 10 10 क्या मिल गया हमें? मिल गया mg प्लस m1g इज लेस देन mg प्लस m2g, मतलब m2 इज ग्रेटर देन m1 और m1 इज लेस देन m2। क्या आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा ये बात है, an ice cube of side length 1 meter is floating in water with 50% volume, 50% volume above level of water. Find volume of empty space, volume of empty space in block। क्या समझ में आया? क्या दिया है क्वेश्चन में? डाटा दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.9 ग्राम पर सीसी। वाटर का देने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है। दिया क्या है? दिया ये है कि कोई आइस ब्लॉक पानी में फ्लोट करता है। क्या आपको याद है लास्ट क्लास हम पढ़े थे, जब कोई आइस ब्लॉक पानी में फ्लोट करता है इसका कितना परसेंट वॉल्यूम पानी के लेवल से ऊपर रहता है? ओनली 10%। लेकिन अभी ये कुछ निराला आइस है, कैसा फ्लोट कर रहा है? ऐसा फ्लोट कर रहा है कि 50% बाहर है। क्या सचमुच ये कोई ठोस आइस ब्लॉक है? नहीं, ये कुछ खोखला होगा अंदर से। खोखला है तो फ्लोट कर गया, 50% फ्लोट कर रहा है बाहर। अगर ये पूरा सॉलिड होता, कुछ खोखला नहीं होता बाहर, तो सिर्फ 10% होता। हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। मतलब कुछ खोखला है, मतलब पता चल गया ये आइस ब्लॉक के अंदर कुछ खोखलेपन है। पूछा है वो जो खोखला पार्ट है उसका वॉल्यूम कितना है, बताओ। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द एम्प्टी स्पेस इन द ब्लॉक? यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट। क्या आप लोग ट्राई करना चाहोगे इसको? Yes, sir. ट्राई देन। Yes, sir.
लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। आप लोग ट्राई कर चुके हो, काफी नाकामयाब कोशिश। अच्छा पहले बताओ हियर, आप ही आंसर बताओगे, आई एम जस्ट हेल्पिंग यू। हियर व्हाट इज द V, टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस? So 1 cubic meter. यस 1 मीटर क्यूब, क्योंकि ये क्यूब है, साइड लेंथ 1 मीटर क्यूब है, साइड लेंथ 1 मीटर है, तो ऑब्वियसली ये 1 मीटर क्यूब होगा। यू से द टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस। ठीक ठीक है। अच्छा व्हाट इज बुआयांट फोर्स? डेंसिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम इनसाइड इनटू जी, है कि नहीं? डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है? 1 ग्राम पर सीसी, मतलब 1000 केजी पर मीटर क्यूब, मल्टीप्लाई टू VI, आधा है 50% है, VI इज V/2, 50% वॉल्यूम बाहर है, 50% अंदर है, इनटू जी। यस कितना हो गया? ये 0.5, ये दिस, तो इज नॉट 10 to the power 3 Newton. 500 G. Sir, 500 G. That is what is seen as 5000 newtons. buoyant force इतना है। weight कितना है? weight must be equal to buoyant force as it is, yes as it is 0.5 into 1000 तो 500 न्यूटन होना चाहिए ना। चलो ठीक है, तुम कैलकुलेट करो। as it is floating, आप क्या कहोगे? the weight must be equal to buoyant force is 5000 newton. So what is the mass? W by G is 500 kg. अच्छा, ये जो आइस ब्लॉक है उसका मास है 500 kg, नहीं? तो हम क्या कहेंगे? वॉल्यूम ऑफ आइस क्या हो जाएगा? What should be the volume of 500 kg ice? 5 by 9 meter. Yes. Volume of 500 kg ice is equal to mass by density, because density is mass by volume. तो मास है 500 और ये डेंसिटी ऑफ आइस क्या है? 0.9, मतलब 900 kg पर मीटर क्यूब। आप जानते हो it is 900, so it is coming out to be 5 by 9 मीटर क्यूब। ओहो, इसमें जो आइस है उसका वॉल्यूम होना चाहिए 5 by 9 मीटर क्यूब, लेकिन है कितना? 1 मीटर क्यूब, मतलब अंदर कुछ खोखला है। कितना वॉल्यूम खोखला है? 1 माइनस, यस 4 by 9 meter cube. गॉट इट। तो हम क्या कहेंगे? 10 वॉल्यूम ऑफ the empty space in the ice block is equal to, तो क्या कहेंगे? वॉल्यूम ऑफ empty space in cube is equal to 1 minus 5 by 9 is 4 by 9 मीटर क्यूब। क्या चीजें सबको समझ में आ रहे हैं? Yes sir. Yes. Next question number 5. Let us see the next question. ये आपके लिए है, बड़ा खतरनाक है। An ice block was floating in water. An ice block was floating in water. If ice melts, then level of water in the container will increase or decrease। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसको एक्सपेरिमेंटली कर सकते हो। क्या करोगे? ग्लास में पानी ले लो,
ले लो, फिर एक आइस ब्लॉक को इसके अंदर छोड़ दो, तो आइस ब्लॉक तो फ्लोट करेगा। धीरे धीरे और पानी डालो, फिर एक समय आएगा जब इसमें पूरा का पूरा पानी भर जाएगा ऊपर तक, और यहां पर मिलेगा आपको आइस ब्लॉक। ऐसा हाल आके पहुंच गया। अब अगर थोड़ी देर छोड़ दोगे, पानी ऑलरेडी भरा हुआ है टू द मैक्सिमम पॉइंट, अब अगर थोड़ी देर छोड़ दोगे तो ये आइस मेल्ट करेगा। आइस मेल्ट करेगा तो क्वेश्चन क्या है, ये पानी ओवरफ्लो कर जाएगा कि लेवल कम हो जाएगा कि जहां था वहीं रह जाएगा, ये आपको सोचना है, बताना है। जबकि आप क्या देख रहे हो, ऑलरेडी ये भरा हुआ है और थोड़ा सा आइस ऊपर भी निकला हुआ है। अब ये मेल्ट करेगा, क्या पानी ओवरफ्लो करेगा या जहां था वहीं रह जाएगा लेवल, और लेवल घट जाएगा, ये आपको सोचना है। यू कैन मेक ऑल दिस स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स। समझ में आ रहा है? सेम रहेगा या फिर बहुत कम डिक्रीज होगा? नहीं सर नहीं सेम नहीं। रहेगा, सर सेम रहेगा। सेम रहेगा सर। चलो सोचते हैं, चलो सोचते हैं, चलो मिलके सोचते हैं। पानी का क्या है, वो तो अपना मर्जी से कुछ होगा, हम लोग डिसाइड कर देते हैं कि तुमको ये रहना है, ठीक है। सपोज दिस इज व्हाट इज द container of water, or this is what is the ice block floating on in it, है ना। आइस ब्लॉक इसमें फ्लोट कर रहा है। सॉल्यूशन पे ध्यान देना। मैं चाहता हूं कि आइस ब्लॉक मेल्ट करेगा तो लेवल बढ़ेगा कि घटेगा कि जहां था वही रहेगा। मैं एक काम करता हूं, पहले मैं क्या करता हूं, इस आइस ब्लॉक को यहां से निकाल लेता हूं और मन ही मन इमेजिन करता हूं कि इतना बड़ा एक गड्ढा हो गया। आई इमेजिन आइस ब्लॉक निकालने के कारण एक गड्ढा यहाँ पे बन चुका है, ऐसा मैं सोच लेता हूं। और मैं क्या करूंगा, इस आइस ब्लॉक को मेल्ट करूंगा बाहर। मेल्ट करने के बाद जो पानी निकलेगा उस पानी को इसके अंदर भरूंगा। सोच लो, अब वो पानी को निकालने के बाद इसके अंदर भरूंगा। भरने से अगर पानी यहां तक भर गया, इतने में खत्म हो गया, तो आप क्या कहोगे, लेवल ऑफ वाटर इन द कंटेनर विल रिमेन सेम, और इंक्रीज और डिक्रीज क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि आइस मेल्ट करके इतना भरा। सपोज आइस मेल्ट किया, पानी जब भरा पता चला पानी ऐसा भरा, तो लेवल ऑफ वाटर इन द कंटेनर क्या होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, सेम रहेगा, इंक्रीज। और अगर जब इसको मेल्ट करवा के लाके पानी इसके अंदर डाले, पानी एग्जैक्टली यहां तक भरा, तो लेवल विल रिमेन सेम। ये आपको समझ में आ गया क्या? ये लॉजिक सबको समझ में आया क्या? ये लॉजिक सबको समझ? यस। तो हमें देखना ये है कि इसको बाहर निकाल के मेल्ट करने से कितना पानी निकलता है। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है व्हाट इज दिस वॉल्यूम। ये वॉल्यूम क्या है, VI। we know that VI is equal to VI by V is equal to VI by V is equal to क्या है, डेंसिटी ऑफ आइस by डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो VI कितना है भाई, VI is रो आइस into V by रो W। ठीक है, ठीक है। मास ऑफ आइस कितना है, डेंसिटी ऑफ आइस इंटू V वॉल्यूम। V क्या है, V इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस। V क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस। ये तो हम बताए थे पहले इक्वेशन नहीं, इसको लिख देते हैं, हम कहेंगे where V is total volume of ice। ठीक है, सो मास ऑफ आइस क्या होगा, रो ऑफ आइस इंटू V। अच्छा, मान लो कि ये निकला 100 ग्राम आइस था। 100 ग्राम आइस जब मेल्ट करेगा उसमें से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। कितने ग्राम का पानी निकलेगा, 100 ग्राम और मोर देन 100 ग्राम और लेस देन 100 ग्राम। 100 ग्राम मास इज द स्टफ इन इट। तो यस, वो तो मास उतना ही रहेगा। तो आप कहोगे द मास ऑफ आइस इज सेम एज मास ऑफ वाटर।
coming out of it, coming out of melting ice. जो आइस मेल्ट कर रहा है, जो आइस मेल्ट कर रहा है, उससे कितना पानी बाहर आएगा? उतना ही पानी आएगा जितना मास है कि नहीं? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन मेल्टिंग, मेल्ट करने से वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा? Density of ice into volume by density of water. Yes, it is mass of water by density of water. Mass of water by density of water, है ना? Mass of water by density of water. Mass of water क्या हो गया? Mass of water is rho ice into V. Rho ice into V by rho W. हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या देख रहे हैं? जब इसको बाहर निकाले, एक गड्ढा बन गया VI का, अब वो आइस को लेके मेल्ट करवाए, अब जब लाके निचोड़ दिए, कितना पानी निकला? जितना बड़ा गड्ढा उतना ही पानी निकल रहा है कि नहीं? यस। तो ये मेल्ट करने से यही गड्ढा भर जाएगा। What will happen to the level of water in the container? It will remain same. सर हो गया। हो गया ना? Clever solution. Yes. तो हम कहेंगे कि density of water will remain, the level of water in the container will remain same. तो हमें इतना सारा चीज समझ में आ गया है। तो थोड़ा इसको मैं सजा के लिखूंगा ताकि आप लोग बाद में इसको पढ़ोगे भी तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, है ना? थोड़ा मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को आसान लगेगा समझने में। तो क्या कंक्लूजन मिल गया? कंक्लूजन मिल गया, ये क्या मिल गया कि द लेवल ऑफ वाटर 10 अपॉन मेल्टिंग, और इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल ऑफ वाटर remain same. Level of water is not going to change. क्या मेरा लॉजिक, माय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. सर एक्सप्लेनेशन सुन के मजा भी आया सर। हाँ, मैं फिर से मैं बता देता हूँ ना, कोई दोबारा चाह रहा है तो। पहला है, मुझे बताना ये है कि ये मेल्ट करेगा तो ये पानी लेवल सेम रहेगा कि बढ़ेगा कि घटेगा? मैं बोला कि चलो इसको यहां से निकाल दिए तो एक गड्ढा बन गया, इसको लेके मेल्ट कर दिए, जो पानी निकला उसको लाके इसके अंदर डाले। पानी अगर यहां तक भरेगा तो आप कहोगे बाद में लेवल घट जाएगा। पानी अगर यहां तक भरेगा तो क्या होगा? लेवल सेम हो जाएगा। पानी अगर ऊपर तक भरेगा तो लेवल बढ़ जाएगा। अब ये वॉल्यूम कितना है? VI, ये हमें पहले से मालूम है, VI इज इक्वल टू रो आइस V बाय रो W, रो आइस V बाय रो W, है ना? थोड़ा सा मैं इसको सुंदर से कर दूं, रो W, यस। अब बात हुआ ये कि अब मैं देखना चाहता हूं कि गड्ढा तो इतना बड़ा बना है, इसको मेल्ट करने से कितना पानी निकलता है। इसका जो V है टोटल वॉल्यूम आइस का, उसका मास कितना है? रो आइस इंटू V, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज द मास ऑफ आइस, और मास ऑफ आइस जितना होगा मास ऑफ वाटर तो उतना ही होगा। 5 kg का आइस मेल्ट करेगा तो 5 kg पानी निकलेगा, है ना? बिकॉज वेट विल आल्सो रिमेन सेम, मास विल आल्सो रिमेन सेम, चाहे वो आइस हो या वाटर हो वो तो सेम रहेगा। तो ठीक है, मास ऑफ वाटर इज दिस, कितना है वो? रो आइस इनटू V। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट अपॉन मेल्टिंग? तो मास ऑफ वाटर बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम क्या होता है? मास बाय डेंसिटी, है ना? ये चीज समझ में आना चाहिए। तो वॉल्यूम होता है मास बाय डेंसिटी, तो मास कितना था? रो आइस इनटू V, डेंसिटी कितना है? रो W, डिवाइड किए तो मिल गया वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ इट। That volume of water is seen to be same as VI, ne? Same as VI.
चलो हम इसको कहते हैं V डैश, चलो नाम देते हैं V डैश। V डैश इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन मेल्टिंग। अगर ये बात है, हम यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं कि ये जो है, ठीक है, क्या लिखेंगे, हियर V डैश इज इक्वल टू VI, thus the upon melting level of water remain same। क्या आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes। Yes, sir. Whose weight will be more when measured by a physical balance, 1 kg iron और 1 kg cotton? सोच लो पहले कुछ। अरे Same होगा। नहीं फिर नहीं, मास सेम है ना, तो सुन ये लो तो सुन लो constant सुन लो रहता है। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से सुन लो। आपके पास एक बीम बैलेंस है, आपने क्या किया, एक तरफ रखा 1 kg आयरन, ठीक है, ये आप 1 kg आयरन रखे, और दूसरी तरफ रखे 1 kg कॉटन। ये कॉटन काफी बड़ा होता है कि नहीं? आई विल से, एक तरफ आप रख रहे हो 1 kg आयरन, दूसरी तरफ रख रहे हो 1 kg कॉटन, ये कॉटन है और ये आयरन है। आपको सोच के बताना है कि किसका वेट ज्यादा होगा, वेट किसका ज्यादा होगा, सोच के बताना है। अब देखो, जिधर ज्यादा फोर्स होगा डाउनवर्ड, इसका वेट ज्यादा होगा। दोनों का वेट, मास बराबर दिया है, मास अगर बराबर दिया है तो ऑब्वियस है कि इसका वेट होगा 1g, इसका होगा 1g। लेकिन सोचो तो, ये आयरन भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर को डिस्प्लेस कर रहा है, और ये आइस भी, कॉटन भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर को डिस्प्लेस कर रहा है। सोचो, अगर हम कहेंगे 1 kg का वुडन ब्लॉक, 1 kg का आयरन ब्लॉक, दोनों को पानी के अंदर पकड़ के रखना है, ठीक है, पानी के अंदर, तो कौन सा केस में आपको ज्यादा तकलीफ होगा, आयरन ब्लॉक की केस में कि वुडन ब्लॉक की केस में? Sir, wooden block. क्यों? Wooden दोनों 1 kg का है भाई, weight कम है। दोनों का मास बराबर है, वॉल्यूम ज्यादा है। वॉल्यूम ज्यादा है, तो पानी के अंदर पकड़ के रखे हो तो पानी उसको अपथ्रस्ट ज्यादा देगा ना, Yes, sir. तो वो हल्का लगेगा। आयरन ब्लॉक को अपथ्रस्ट कम मिलेगा, वो वजनदार लगेगा, है कि नहीं? तो आपके हाथ पे कौन ज्यादा फोर्स देगा, वुडन ब्लॉक और आयरन ब्लॉक? पानी के अंदर दोनों को दबा के पकड़ के खड़े हो, Iron block. आयरन ब्लॉक देगा ना। Iron block. सिमिलरली पानी की जगह एयर को सोचो, पानी की जगह एयर को सोचो, दिस इज डिस्प्लेसिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर, छोटा सा बुयंट फोर्स, और ये कॉटन है, बड़ा सा बुयंट फोर्स, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड इज मोर। Volume of air displaced by cotton is much more than volume of air displaced by iron block। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा अपथ्रस्ट आएगा, जबकि इसके ऊपर थोड़ा सा अपथ्रस्ट आएगा। आप मान लो 100 kg या 200 kg आयरन ब्लॉक के नीचे दबे हुए हो, 200 kg थर्मोकोल के नीचे दबे हुए हो, कौन सा केस में आपको ज्यादा वेट महसूस होगा? आयरन ब्लॉक की केस में। व्हाई? बिकॉज द बॉन्ड फोर्स इज वेरी स्मॉल, बिकॉज इट्स वॉल्यूम इज लेस। लेकिन थर्मोकोल है तो इट्स ए बिग वॉल्यूम, ह्यूज बॉन्ड फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन इट, एंड इट विल अपीयर लाइटर। आर यू गेटिंग? बिकॉज इट इज डिस्प्लेसिंग ए गुड वॉल्यूम ऑफ एयर। सिमिलरली हियर, तो आप क्या कहोगे एक्सप्लेनेशन में? क्या कहोगे एक्सप्लेनेशन में? कहोगे इज buoyant force on cotton is more than buoyant force on iron। क्यों? क्योंकि कॉटन का वॉल्यूम ज्यादा है। क्यों ज्यादा होगा? दोनों का मास तो बराबर है। अरे कॉटन का डेंसिटी कम होता है, सबको मालूम नहीं है क्या? मालूम है, डेंसिटी कम है तो वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है तो बुoyant फोर्स ज्यादा है। एच बी सी इज मोर देन बी आई, therefore apparent weight of iron is more than that of
कॉटन, दैट ऑफ कॉटन। समझ में आया क्या? तो किसका वेट ज्यादा होगा? आयरन ब्लॉक का वेट ज्यादा होगा। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस। तो फिर आपके लिए एक ओपन चैलेंज सोच के बता रहा है। क्या? Whose weight is more? Whose weight is more? An empty rubber balloon or an air-filled रबर बलून? आप सर एम्प्टी रबर बलून। अरे दिमाग पर जोर लगाओ, इतना जल्दी थोड़ी बन जाएगा। किसका वेट ज्यादा होगा? जैसे मान लो कि ये है आपकी कोई क्या कहते हैं फिजिकल बैलेंस, और क्या किए आप यहाँ पे रख दिए एक छोटा सा बलून 5 रुपया वाला जिसमें कोई हवा नहीं। दूसरी तरफ क्या किए? भर दिए हवा उसमें, अब रख दिए नाड़ा बांध के। किसका वेट ज्यादा होगा? सोचना है जिसका एयर फील्ड, क्योंकि इसके अंदर एयर है, इसके अंदर एयर नहीं है। इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसका वॉल्यूम कम है। इसका वेट ज्यादा बढ़ रहा है, इसका बॉन्ड फोर्स भी बढ़ रहा है। इसका वेट भी नहीं बढ़ रहा है क्योंकि हवा नहीं है, बॉन्ड फोर्स भी नहीं बढ़ रहा है। तो आपको सोचना है, सारा चीज को एनालिसिस करके सोचना है कि क्या ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन के साथ आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करके कमेंट बॉक्स में छोड़ना आंसर, ठीक है? किसका वेट ज्यादा है, एयर फील्ड बलून की एम्प्टी बलून? फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। बाय से Bye. सर